हासिल करके घर लौटना चाहिए था। उस नंबर पर राब्ता हुआ तो ये इंकिशाफ हुआ कि बोर्ड पर दिया हुआ नंबर किसी घर की बजाय एस्टेट एजेंसी का था। मकान के खाली होने या ना होने के बारे में उसने मेरे सवाल को गोल मोल जवाब में टाल दिया और दावत दी कि मैं उसके दफ्तर पहुंचकर इस सिलसिले में बात कर लूं। इंश्योरेंस और जायदाद का काम करने वालों को छेड़ना आमतौर पर अपनी शामत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। ये लोग सरापा इखलाक को इनकसार बंद करें इस हमदर्दी के साथ मुतबादिल मशवरे पेश करते हैं कि इनका गाहक अल्फाज की भूल भलियों में भटक कर अपना मकसद फरामोश कर बैठता है। उसे होश उस वक्त आता है जब वो एक माकूल रकम देकर किसी कमतर सौदे का पाबंद हो चुका होता है। शायद इसका मुद्दा भी यही रहा होगा। अगर मैं वाकई जरूरतमंद होता तो वो मुझे कोई और मकान किराए पर दिलवा कर अपना कमीशन खड़ा कर सकता था। इस फोन कॉल के बाद हमारा वहां ठहरना बेसूद था। मुझे अंदाजा था कि हमारी वापसी में ताखीर से वो तीनों बेआराम हो रहे होंगे। हम घर की बत्तियां बुझाते हुए सदर दरवाजे से बाहर निकले तो वो तीनों हमतन हमारे मुंतजिर थे। एस्टेट एजेंसी से छानबीन करने के लिए इतने बड़े लश्कर की जरूरत नहीं थी। पोर्च से बाहर निकलते हुए मैंने उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और सुल्तान शाह के साथ घर वापस लौट जाने का मशवरा दिया, जो बेचूचरा कबूल कर लिया। क्या सुल्तान शाह ने फाटक के जैली दरवाजे को अंदर से बुलेट करने के बजाय बाहर से कुंडा लगाने पर इक्तिफा किया। अगर इस मकान का मालिक हद से ज्यादा बेपरवाह था तो हमें उसके असबाब के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी। सुल्तान शाह दोनों औरतों को लेकर मेरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो गया। मैं अव्वल खान के साथ एस्टेट एजेंसी की तरफ चल दिया। फोन पर मुझे तौहीद कमर्शियल का पता दिया गया था। वो वही इलाका था जहां हमने फ्रीडम इंटरनेशनल नामी NGO के तारोबूद बखेरने के लिए अपना काफी वक्त गुजारा था। फेज 5 के इस कमर्शियल एरिया में हमें अपनी मतलूबा एस्टेट एजेंसी तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। एल्युमिनियम के फ्रेम में जड़े हुए तारीक शीशों के फ्रंट वाला वो दफ्तर बाहर से देखने में ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन अंदर पहुंचने पर अंदाजा हुआ कि इसकी गैर मामूली गहराई ने रकबा माकूल हद तक बढ़ा दिया था। बैरूनी दफ्तर में पड़ी हुई कई मेजों में से सिर्फ एक के पीछे खुश लिबास नौजवान बैठा हुआ था। उसकी उम्र चुगली खा रही थी। कोई इस दफ्तर का मालिक नहीं हो सकता था। उसने खुश इखलाकी के साथ हम दोनों को बैठने की पेशकश करते हुए हमारी जरूरत के बारे में सवाल किया। इस दौरान में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अंदरूनी कमरे में तारीक शीशों की दीवारों के पीछे कुछ गैर मामूली नकलो हरकत हो रही थी। मैंने बैठे हुए लड़के को बताया था कि हम एक खास मकान के बारे में एजेंसी के मालिक से मिलने के लिए आए थे। बेसाख्ता उसकी नजरें अंदरूनी कमरे की तरफ उठ गईं। उसने दोबारा हमारी तरफ देखा तो उसकी निगाहों में बेबसी रची हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सर मैं आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। साहब के पास मेहमान आए हुए हैं, वो मसरूफ हैं। सुनो लड़के, अव्वल खान ने बुजुर्गाना तहक्कुम से कहा, हम यहाँ वक्त बर्बाद करने नहीं आए। तुम्हारा साहब शायद इस कमरे में है, तुम उसे नहीं बुला सकते तो हम वहीं चले जाते हैं। वो नौजवान बुखला गया। नहीं नहीं, आप आराम से बैठे, मैं देखता हूँ। उसने हमसे हमारे नाम जानना चाहे तो अव्वल खान ने चटक कर कहा, बता दो कि हम एक तहकीकाती एजेंसी से आए हैं। एजेंसी का लफ्ज सुनते ही नौजवान का चेहरा धुआं हो गया। उसने तेज धार छुरी के नीचे आए हुए बकरे की तरह बेबसी से हमारी तरफ देखा और मेज पर से फोन का रिसीवर उठा लिया। उसने एक बटन दबाकर चंद लम्हों तक इंतजार किया, फिर बहुत धीमी आवाज में किसी को बताया कि किसी एजेंसी के 2 अफसरान उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। इस दौरान में मेरी नजरें अंदरूनी कमरे की दीवार पर जमी हुई थी। वो बात खत्म होते ही तारीक शीशों की दीवार के पीछे तारीक तर इंसानी हेवलों की इस तराबी हलचल नजर आई। शायद वहां कुछ भगदड़ की सी सूरत पैदा हुई थी। चंद लम्हों बाद अंदरूनी कमरे से 2 सहमी लड़कियां अपने लिबास समेटती हुई बरामद हुई और हमसे नजरें चुराती हुई तेजी से बाहर निकलती चली गईं। दफ्तर एयर कंडीशन था। वो करीब से गुजरी तो मेरे नथनों में अल्कोहल की तेज बू आई जो शायद इनके सांसों में रची हुई थी। मुझे इन लड़कियों के बारे में ज्यादा देर तक सोचने का मौका नहीं मिल सका। लड़कियों को रुखसत करके एजेंसी का मुतवस्सित कामत मालिक अंदरूनी कमरे से निकल आया। इसकी मखमूर निगाहों से जाहिर हो रहा था कि वो खांसी पिए हुए था। अव्वल खान ने तौहीन अमेज लहजा में कहा, अपने कमरे में घुसकर लड़कियों को शराब पिला रहे थे। उसने बेबसी से दांत निकाल दिए। मैं खुद पी रहा था। वो बेचारियां तो मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी। अव्वल खान कदरे मजहबी रुझान रखने वाला जज्बाती आदमी था। उसके बहकने का एहसास होते ही मैंने एजेंसी के मालिक से काम की बात छेड़ दी। इब्तिदा में उसने बताया कि B52 के नंबर से मारूफ मकान खाली जरूर था, मगर मुरम्मत के कुछ कामों की वजह से फौरी तौर पर कब्जा देने के काबिल नहीं था। जब उसे ये धमकी दी गई कि वो मकान हम देख कर आए थे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वैसे भी वो मैनोशी की वजह से कुछ आसाब ज़दा हो रहा था। छूट के तरकश का पहला तीर जाया होते ही सच बोलने पर आमादा हो गया। वो मकान कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी की मलकियत था।
उसने अपना रोजगार मुस्तहकम करते ही अपनी फैमिली को कनाडा बुला लिया था। अपना रहायशी मकान देखभाल और किराए पर देने के लिए उस शख्स के हवाले कर दिया था। मकान जिंदगी की तमाम पुरताइश जरूरियात से आरास्ता था, इसलिए माकूल किराए पर चला गया। पिछले मकीनों के चले जाने के बाद वो घर खाली पड़ा हुआ था कि एक मकामी ने 1.5 माह पहले उससे रजू किया। वो सिर्फ 3 माह के लिए $40,000 किराया अदा करने पर आमादा था। वो मुद्दत इतनी कम थी कि एस्टेट एजेंट को लालच आ गया। वो मालिक मकान को इतला दिए बगैर पूरे $40,000 हजम कर सकता था। उसने 1 माह पहले पूरी रकम पेशगी लेकर मकान की चाबी नादर के हवाले कर दी। खुद उसकी नीयत खराब थी, इसलिए किराया नामा वगैरह भी नहीं लिखा गया। उसने नादर को रकम की कच्ची रसीद थी और उससे मकान और सामान की फहरिस्त पर दस्तखत ले लिए। B52 की तरफ से गुजरे हुए उसने कई बार देखा कि मकान पर किराया के लिए खाली है बोर्ड लिखा हुआ है। वो खामोश रहा। बोर्ड का लटका रहना उसके हक में था। मालिक मकान का कोई रिश्तेदार उधर से गुजरता तो वो भी ये समझता कि मकान खाली पड़ा हुआ है। एस्टेट एजेंसी वाले को यह मालूम नहीं था कि इस मकान में नादर के बजाय कोई और रह रहा था। इसके पास नादर का पता मौजूद था, जो मैंने नोट कर लिया। वो यकीनी तौर पर आईमैन का कोई करीबी साथी था, जिसके लिए हुए मकान में वो पूरी बेफिक्री से रह रहा था। इससे सब कुछ मालूम कर लेने के बाद जब अव्वल खान ने उसे यह बताया कि B52 में एक खतरनाक गैर मुल्की मुजरिम रह रहा था, तो उसके तोते उड़ गए। उसका नशा हमारी पूछताछ के बायस पहले ही हिरन हो चुका था। वो फौरी तौर पर $40,000 हमारे हवाले करने पर आमादा था। वह हराम का माल था जो उसने खुली बेईमानी से लूटा था। इस रकम का उसके पास रहना उसकी हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ होता। मैंने एडी सेंटर के हवाले करने की नीयत से वो $40,000 उससे वापस ले लिए। हमने उसे ये जता दिया था कि वो अपनी बेखबरी के बायस एक खतरनाक चक्कर में मुलविस हो चुका था। अगर उसने हमारी आमद और B52 के मकीनों के बारे में बाजपुरुष के सिलसिले में कहीं भी अपनी जुबान खोली तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसके लिए वो इंकिशाफ लर्जा खेज साबित हुआ और वो गियाने लगा। उसका नौजवान मुलाजिम इस वक्त तक दफ्तर से बाहर था। वो मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने वाली बेचारियों के पीछे सर झुकाकर बाहर निकल गया था। उसे अंदाजा था कि उसका साहिब बहुत गलत मौका पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। वो खुद बेकसूर था, इसलिए शर्मिंदा था। एस्टेट एजेंसी से उससे ज्यादा मालूमात हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहां तसल्ली बख्श तौर पर अपना काम पूरा करके हम वापस रवाना हो गए। उसने बहुत मजबूर होकर फरार की राह इख्तियार की है। डिफेंस से कुरंगी रोड पर आने के बाद अव्वल खान ने कहा, वो पसे पर्दा रहकर दूसरों पर फोन के जरिए अपना हुक्म चलाने का आदी है। अब उसके सारे राब्ते टूट जाएंगे। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, तुम उसकी राजा से होने वाली गुफ्तगू भूल रहे हो। उसके आदमी उसे नागुज़ीर जरूरत के तहत फोन करते हैं, वरना वो खुद फोन करके इन्हें हदायत देता है। गजाला ने हमें उसका रुख करने का मशवरा बहुत बरवक्त दिया था, मगर वो फिर भी बच निकलने में कामयाब हो गया। अव्वल खान ने मुतासफाना लहजे में कहा, निकल जाए मगर बकरी की मांग कब तक खैर मनाएगी। मेरा ख्याल है कि नादर उसे पहचान लेगा। क्यों ना मैं इसी वक्त अपने आदमियों को नादर की राह पर लगा दूं? अव्वल खान ने चौंक कर पूछा। इस नेक काम में देर ना करो, आईमैन नादर की अहमियत से गाफिल नहीं होगा। अव्वल खान ने उसी लम्हे ऑपरेटर्स पर स्टेशन 4 के रेडियो रूम से राब्ता किया और ऑपरेटर को नादर के बारे में हदायत देने में मसरूफ हो गया। आईमैन का नाम सामने आने के बाद हम 2 अफराद पर हाथ डालने में कामयाब हुए थे। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो दोनों ही उसके सूरत आशना नहीं थे। राजा और एस्टेट एजेंट के बाद सिर्फ नादर ऐसा आदमी था जो आईमैन की शनाख्त पर रोशनी डाल सकता था। घर के बाहर एक नामानूस गाड़ी खड़ी देखकर मैं चौंक पड़ा। ड्राइवर के साथ हमारे घर कौन आया हुआ है? मैंने पुरतशवीश आवाज में कहा। अव्वल खान ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी जरा आगे पहुंची तो उसने ड्राइविंग सीट पर इंतजार में बैठे हुए शख्स को पहचान लिया। ये आईबी का ड्राइवर है, हो सकता है कि जलाल आया हुआ हो। जलाल? मैंने हैरत से कहा। सुबह तो वो इस्लामाबाद में था। उसके लिए इस्लामाबाद और कराची एक हैं। इन लोगों के काम की नौयत ऐसी है कि इसे पूरे पाकिस्तान में दौड़ लगानी पड़ती है। हो सकता है कोई शाम की परवाज से कराची पहुंचा हो और तुम्हारे लिए कोई अहम खबर लाया हो। अव्वल खान की गाड़ी का हार्न सुनकर सुल्तान शाह ने दरवाजा खोला। हम उसके साथ अंदर दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम में जलाल इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो हमसे बहुत तपाक से मिला। इससे पहले कि मैं उसे फोन न करने के बारे में कोई मुआज़रत करता, वो खुद ही बोल पड़ा, अगर तुमने मुझे फोन किया होगा तो मायूसी हुई होगी। मैं किसी को कुछ बताए बगैर कराची का रुख करने पर मजबूर हो गया था। ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई? अव्वल खान ने हंस कर सवाल किया। हमें हर वक्त मजबूरियां पेश आती रहती हैं। कभी कभी तो यूं महसूस होता है कि हम अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते। जलाल ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया,
ये सरासर फर्ज शनासी की अलामतें हैं और फर्ज शनासी एक मोहलक बीमारी है। सुल्तान शाह ने बड़े हौसले के साथ तबसरा किया। मैंने तो ऐसे सरकारी अफसर भी देखे हैं जो अपना वक्त गुजारने और तनख्वाह लेने के लिए दफ्तर आते हैं। कोई काम करना ही पड़ जाए तो उसे गुनाह समझकर अंजाम देते हैं। ऐसे हराम खोरों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अव्वल खान ने वसूख से कहा, इनकी औलादें बिगड़ जाती हैं, ये बीमारियां घर देख लेती हैं, इन्हें घरेलू जिंदगी का सुख कभी नहीं मिलता। ये बातें बाद में हो सकती हैं। ये बताओ कि आईमैन का क्या बना? जलाल ने मुझसे पूछा। इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हैरत से सवाल किया। हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे पहले यहाँ आ गया था। वीरा और सुल्तान शाह ने आईमैन के फरार तक की आधी कहानी सुना दी है। एस्टेट एजेंट हमारी कोई मदद नहीं कर सका। वो मकान नादर नामी एक शख्स ने भारी किराए पर 3 माह के लिए लिया था। मैंने बताया और इख्तिसार से वहां पेश आने वाले वाकयात दोहरा दिए। अब तुम नादर के पीछे जाओगे? जलाल ने तस्दीक चाही। अव्वल खान ने अपने आदमियों को उसकी तलाश पर मामूर कर दिया है ताकि आईमैन को अपना काम दिखाने का वक्त न मिल सके। मुझे यहाँ आकर पता चला है कि शीत दोबारा सर उठा रही है। मैं भी अपने आदमियों को होशियार कर दूंगा। इस फितने को हम सबको मिलकर कुचलना होगा। इन लोगों को एक मर्तबा पनपने का मौका मिल गया तो इन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। वीरा ने कहा, इनके बारे में तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है? जलाल हंस पड़ा। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुमको अचानक कराची क्यों आना पड़ा? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। कई सबब थे, इनमें से एक तुमसे मिलना भी था और मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम मुझसे मिलने की जरूरत महसूस कर रहे थे तो यकीनन कोई खास बात होगी। मेरा ख्याल था कि लहरी की मौत के बाद मजहर का किस्सा दब जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती सरदमेरी की वजह से भारतीय कोई अमली इकदाम उठाने से कासिर हैं, लेकिन उन्होंने दिल खोलकर अमरीकियों के कान भरे हैं। इन्होंने अब एक नया नारा लगाया है कि पाकिस्तान खतरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरिमों की जन्नत बनता जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने खुलकर तुम्हारा मजर, वीरा और माजिद का नाम लिया है। जलाल ने बताया। सारा चक्कर 2 आदमियों का है। वो एक अरसे से अमरीकियों के सर पर सवार हैं। गजाला बोली। आदमी 2 ही हैं, लेकिन डैनी ने अपने हर बहरूप को इतनी कामयाबी से निभाया है कि अमरीकी अभी तक सबको अलग अलग समझ रहे हैं। सुल्तान शाह बोला। इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में धमकी दी है कि जब तक ये चारों अफराद पकड़कर अमरीकी हुकाम के हवाले नहीं किए जाते, हर बैनुल-अक़वामी वारदात का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया जाएगा। जलाल ने अपनी बात जारी रखी। ये क्या बात हुई? ये सारी दुनिया की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाएगी? अव्वल खान ने तल्खी से कहा। शायद मुझसे गलती होगी, बात सारी दुनिया की नहीं थी। वो पाकिस्तान में आइंदा रुनमा होने वाले वाकयात के बारे में पेशबंदी कर रहे हैं। जलाल ने अपनी तस्दीक की। इस बारे में हम सब पहले ही मोहतात हैं। तुम बता चुके हो कि हमें अमरीकियों से दूर रहना चाहिए। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, मगर अब अचानक आईमैन सामने आ गया है। तुम खुद बताओ कि उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? उसकी मौत पर शोर मचा देंगे कि कराची में एक और मुअज़्ज़ज़ अमरीकी मार दिया गया। इनकी इस बदमाशी का क्या इलाज है? शहादतें जमा करते रहो। जलाल ने तलकीन की। राजा पहला गवाह है। एस्टेट एजेंट और B52 के आसपास काम करने वाले मजदूर भी कारआमद साबित हो सकते हैं। कोई केस बनता है तो हम उसके अंजाम से पहले ज़राए अबलाग में खबरें फैला देंगे कि एक मुश्तबा और नामालूम अमरीकी कराची में मंशियात के कारोबार पर कब्जे का प्रोग्राम बना रहा है। बस इसमें एक खराबी है, हम राजा को अपनी तहवील में नहीं रख सकेंगे। अव्वल खान ने कहा। रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए उसे बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की तहवील में देना पड़ेगा। इस वक्त मैं यही चाह रहा हूँ। जलाल ने कहा। मोहरों को कानून की रवायती गिरफ्त में जाने दो। आईमैन सामने आ जाए तो उसे ज़िबा कर डालना। पहले से केस तैयार होगा तो ये कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि आईमैन गिरोहबंदों की दुश्मनी का निशाना बनकर मारा गया। अव्वल खान को जवाब नहीं दे सका तो जलाल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए जलाल से कहा, तुम्हें सहूलत है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। चाहो तो एस्टेट एजेंट को भी पकड़वा दो, उससे ली हुई रकम भी हाजिर है। मैंने $40,000 के नोटों की गड्डी उसके सामने डाल दी। जलाल ने मेरी पेशकश पर किसी रद्द अमल का मुजाहरा करने के बजाय अपनी बात जारी रखी। कुछ नए शवाहिद सामने आए हैं और हम किसी ताज़ा खेप के मुंतजिर हैं। खेप? किस चीज़ की खेप? वीरा ने तहायुर ज़दा लहजा में सवाल किया। जोशी दरमियान का बहुत अहम आदमी था। जलाल ने गहरा सांस लेकर कहा। मैं हैरान था कि उसकी इतनी क्या अहमियत थी कि चोपड़ा और राजा उसे हर कीमत पर तुम लोगों की गिरफ्त से बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जब हर दाव नाकाम होता नजर आया तो उसे मरवा दिया गया। तुमसे चोपड़ा और राजा के बारे में बात होती रही, लेकिन शायद मैंने कभी जोशी का नाम नहीं लिया। मैंने उसकी बात काट कर हैर से कहा, शायद तुमने उसका जिक्र न किया हो, मगर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हर शहर में रूनमा होने वाले अहम वाकयात की रिपोर्टें मुझे बाकायदगी से मिलती हैं। बम्बई बाजार में नामालूम हरीफों के दरमियान धुआंधार फायरिंग के तबादले और फिर जोशी के अगवा की खबर मामूली नहीं थी।
आज सुबह सवेरे राजा के अड्डे से उसकी लाश बरामद होते ही मेरे आदमियों ने मुझे इतला दी तो मैंने उन्हें काम पर लगा दिया। उन्होंने हैरानकुन तेजी दिखाई और यह पता चला लिया कि जोशी दरअसल चोपड़ा और राजा के दरमियान राब्ते का काम अंजाम दे रहा था और वीरा गलती से उनको छेड़ बैठी। अव्वल खान ने बेसाख्ता लुकमा दिया। खेल यही है कि शी के पुराने मोहरों को यकजा करके एक बड़ी ताकत में तब्दील किया जाए। मैंने कहा, जलाल को अपनी बात मुकम्मल करने दो। वीरा ने हम दोनों को टोका। मैं जानना चाह रही हूं कि वो किस खेप की बात कर रहा है। राह वाले यहां दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। जलाल ने अपनी बात जारी रखी। वो रायती दामों पर राजा या शी से हेरोइन लेकर जोशी के जरिए गरीब बस्तियों में मुफ्त बांट रहे हैं। इसके सारे की बड़ी रकम वो हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की स्मगलिंग से पूरी कर रहे हैं। चोपड़ा भारत से केमिकल स्मगल कर रहा है। वीरा ने बेयकीनी से पूछा, और हम इस मकरूद धंधे से बेखबर हैं? इसका तरीकाकार बेदाग है, जलाल ने एतराफ किया। भारत से कराची और इस्लामाबाद में मुतय्यन सफारती अमले के लिए ड्यूटी फ्री शराबें आती हैं जो बांडेड वेयर हाउसेज में जखीरा रहती हैं। सफारत खाने और कौंसल खाने वाले अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से क्रेट मंगवाते रहते हैं। कराची आने वाली एक खास ब्रांड की बोतल में शराब के बजाय भारतीय केमिकल होता है। चोपड़ा सिर्फ वाउचर जारी करता है। गोदाम वाले बेखबरी में आला कार बने हुए हैं। वो इस ब्रांड की बोतलें जोशी के आदमी को दे देते हैं। वो पूरे क्रेट राजा के अड्डे पर पहुंचा देता है। वहां से बोतलें हेरोइन बनाने वालों को बेच दी जाती हैं। और अब तुम इन बोतलों की किसी खेप को पकड़ने के चक्कर में हो? वीरा ने हैरत से पूछा। मजबूरी है, इस घनौने काम को खत्म होना चाहिए। चोपड़ा तुम्हारी दस्तरस से दूर अपने कौंसल खाने में छुपा बैठा है। वो पाकिस्तानी शहरी है, इसलिए हम उसे नापसंदीदा सफारतकार करार देकर मुल्क बदर भी नहीं कर सकते। अगर हम केमिकल से भरी हुई शराब की सरबंद बोतलें पकड़ लेते हैं तो न सिर्फ गोदाम सील हो जाएगा बल्कि हम चोपड़ा को बाज़ाब्ता वारंट के तहत गिरफ्तार कर सकेंगे। मेरे लिए मामला अचानक बहुत अहम हो गया है। होना चाहिए, मैंने इकरार किया। इस तरह तुम एक तीर से कई शिकार खेलोगे। सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि कौंसल खाने में रोपोश चोपड़ा गिरफ्तार हो जाएगा। इसका हेरोइन और केमिकल की तकसीम का काम चौपट हो जाएगा। केमिकल की स्मगलिंग की यह खतरनाक और महफूज तरीन राह हमेशा के लिए मसदूद हो जाएगी और कुछ अरसे के लिए मंडी में हेरोइन साजी पर बुरा वक्त आ जाएगा, क्योंकि केमिकल की सप्लाई का एक लगा बंदा जरिया खत्म हो चुका होगा। अब तुम बताओ कि मैं कराची कैसे ना आता? उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा यहाँ मौजूद होना नागुज़ीर था। इस बार तुम्हारे आदमियों ने अपनी कारकर्दगी से मुझे हैरान कर दिया है। इतने कम वक्त में ये सब मालूम करना आसान नहीं था। अव्वल खान बोला, इस कामयाबी की दाग बेल तुम लोगों की डाली हुई है। चोपड़ा की रुपोशी, राजा के नाम निहाद फरार और जोशी के कत्ल ने पूरा मंजरनामा तैयार किया हुआ था। होता यह है कि उलझी हुई गुत्थी उसी वक्त तक परेशान करती है जब तक सिरा हाथ नहीं आता। एक बार सिरा हाथ आ जाए तो पूरी गुत्थी तेजी से सुलझती चली जाती है। शायद जोशी की जात इस गुत्थी का एक सिरा थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। शी का वो पुराना पापी पूरी कहानी में कहीं फिट नहीं हो रहा था। मेरे आदमियों ने अपने काम का आगाज उसी की जात से किया और पता चला कि मिट्टी के महादू की तरह गोशा नशीनी का सवांग रचाने वाला अपनी हेरा फेरी से बाज नहीं आया, बल्कि पूरी तनदही से मौत की सौदागरी में मसरूफ है। अपने इस कलीदी किरदार की वजह से वो मारा गया, वरना किसी को उसकी परवाह भी ना होती, वीरा बोली। और उसकी मौत की वजह से मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूर हुई। इस वक्त गोदाम में केमिकल वाली बोतल नहीं है। जैसे ही कोई नई खेप आएगी हम छापा मार कर गोदाम को सरबा मोहर कर देंगे और रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेंगे। सब सामने आ जाएगा कि भारत से आने वाली वो बोतलें कहाँ जाती थीं। मैंने अपने आदमियों को 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया है। तुम इस बार लंबा प्लान लेकर आए हो। स्टेट एजेंट पर हाथ डालोगे तो इन 2 आवारा लड़कियों को जरूर पकड़ना, जो हकीकी जरूरतमंद लड़कियों की पेशानी का दाग बनी हुई हैं। उसकी बात पूरी हो जाने पर वीरा ने पुरजोर लहजे में मुतालबा किया। ये किन लड़कियों का जिक्र है? जलाल ने हैरत ज़दा होकर मुझसे सवाल किया। मैंने जलाल को इनके बारे में बता दिया। हकीकत ये है कि मैंने भी इनके लिए अपने दिल में नफरत का जहर भरता हुआ महसूस किया था। वो भी अहम हैं। वो गवाही देंगी कि 2 सरकारी अफसरों की आमद की इतला पाकर स्टेट एजेंसी के मालिक ने इन्हें अपने कमरे से निकाल दिया था। अब बात कानून के दायरे में रहने की है तो हमको हर नुक्ते से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? सुल्तान शाह ने मायूसी से पूछा। अब हम इतने बेबस भी नहीं हैं। बस कुछ तो खून से दामन बचा रहेगा। केस सजाकर पुलिस की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं होगी, यहाँ पहले भी ऐसा होता रहा है। वीरा ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। जलाल ने चोपड़ा को उसके बिल से निकालने की जो राह सोची थी वो बहुत मौसर नजर आ रही थी। इसके बाद हमारी राजा की अफादियत खत्म हो गई थी। जलाल की याद दहानी पर अव्वल खान ने उससे वादा कर लिया
कि वह अगले रोज राजा को दोबारा पुलिस की तहवील में दे देगा।